नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक और हम शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर कई जिलों में पूरे राज्य में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और भोपाल में स्थिति भयावह नजर आ रही है। बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई सालों बाद भोपाल में इतनी बारिश हुई है, 2016 के बाद बताया जा रहा है इतनी बारिश हुई है और ज्यादातर इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं और सबसे ज्यादा असर जया यहाँ की जो बिजली व्यवस्था है उस पर पड़ा है। कई घंटों से शहर में बिजली नहीं रही। बिल्कुल, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बारिश किस कदर हुई है यहाँ पर और बिजली की समस्या यहाँ पैदा हो गई है। बिजली बहाल तो हुई लेकिन सिर्फ 25% इलाकों में अभी भी वहाँ हालात बदतर बने हुए हैं। कई घंटे से बिना बिजली के रह रहे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा बावड़िया कला में तो 48 घंटों से बिजली नहीं है और भोपाल में महज 12 घंटों में 6.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है, ऊपर से बिजली भी गुल है। और ये हम आपको नर्मदापुरम की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम भोपाल के बोट क्लब की बात करें, अगर हम अपर लेक की बात करें जया, तो यहाँ पर जो बड़ा तालाब है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है जया। पश्चिमी हिस्से में ये स्थिति है और बहुत बड़ा सोर्स है वहाँ का पीने के पानी के लिए। करीब 40% जो आबादी है वहाँ की, उसको ये बड़े तालाब के जरिए, बड़ी झील के जरिए पानी मिलता है और वहां पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और वहां पर जो बोट है वो तक डूब गई। जो क्रूज है वहां पर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, पर्यटकों के लिए खासकर, वो तक डूब गया। इतनी बारिश कल वहां पर हुई है और 50 से ज्यादा डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। बारिश की वजह से भोपाल को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली कई मुख्य सड़कें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए आज भोपाल, उज्जैन, रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर, आगरमालवा, नर्मदापुरम, देवास और शिवपुरी जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं अदिति, आप खुद भोपाल काफी अरसे रही हैं, क्या इस तरह के हालात कभी हुए हैं कि बिजली तक गुल हो गई और लगातार इतनी बारिश चलती हो? कुछ घंटे जरूर अक्सर हम देखते हैं जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो बिजली जाती है, लेकिन 48 घंटे जैसे बावड़िया कला के लोगों की स्थिति का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि पिछले 48 घंटों से उनके पास बिजली नहीं है, किस स्थिति में वो लोग रह रहे होंगे। लेकिन इतना ज़्यादा पावर कट मैंने वहाँ पर नहीं देखा जिस तरह की स्थिति हो रही है। और कहीं ना कहीं ये भी शिकायतें देखने को मिल रही है वहाँ पर लोगों से कि निकासी का इंतजाम, क्योंकि कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बहुत ही या तो रिमझिम बारिश हो रही है या कुछ जगहों पर रुकी भी हुई है। तो ऐसे में अगर पानी की निकासी का इंतजाम कर दिया जाता तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती। जो कई इलाके जलमग्न हो रखे हैं, सड़कें जो डूबी हुई है, कम से कम उससे कुछ हद तक निजात मिल सकता था। और यहाँ पर शहर के बिगड़े हालात पर राज्य के मुख्यमंत्री के दफ्तर की ओर से ट्वीट भी किया गया है। उसमें ये लिखा है कि मुख्यमंत्री ने विद्युत मंडल के कर्मचारियों द्वारा अति वर्षा से उत्पन्न विद्युत समस्याओं को हल करने के लिए तत्परता से की जा रही कार्रवाई का सिविल लाइसेंस क्षेत्र में अवलोकन किया और विद्युत मंडल के कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्टेट सिचुएशन रूम मंत्रालय से जिलों के कलेक्टरों से अधिक वर्षों की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कलेक्टर्स को जनता की सहायता के लिए आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से ट्वीट आया है, खासतौर से बिजली की समस्या जो ज्यादा यहाँ पर गंभीर दिख रही है उसके मद्देनजर। बिल्कुल, और अब विपक्ष भी इधर हमलावर है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बिगड़ते हालात पर ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बिजली संकट के कारण जनता को जल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। अफसोस की बात है कि ये स्थिति प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, बाकी प्रदेश की स्थिति खुद समझी जा सकती है। ये है भाजपा सरकार के 18 वर्षों के स्वर्णिम विकास व तमाम दावों की हकीकत। बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है कि मध्य प्रदेश की राजधानी के अधिकांश हिस्सों में रात भर से ही बिजली गायब है। कमलनाथ ने आगे लिखा है कि भोपाल घंटों से अंधेरे में डूबा है, जनता हाहाकार कर रही है, परेशान है, सुनने वाला कोई भी नहीं है, सारे जिम्मेदार मैदान से गायब हैं, आयोजनों में व्यस्त हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता का ये ट्वीट देखा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी तंज कसते हुए ट्वीट किया गया। कहा गया कि भारी बारिश से तरबतर भोपाल, बिजली गुल, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त, सरकार अमित शाह की चाकरी में व्यस्त, अशुभ और अमंगल राज, शिवराज का जंगल राज। तो मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां कोटा और बारां के आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात
यहाँ बन चुके हैं। कोटा में बैराज से छोड़े गए पानी के कारण निचले इलाकों पर ज्यादा असर हुआ है। बूंदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान में जो पड़ता है, किस तरह से बाढ़ यहाँ पे आई हुई है, निचले इलाके डूब गए हैं। बैराज से अब तक 2.76 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। बूंदी और कोटा जिले में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल और दूसरे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो आज बंद कर दिए गए हैं। राज्य के कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं, इसके अलावा अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी स्थिति बहुत खराब है। ओडिशा में भी स्थिति बहुत खराब है। कई इलाके जो हैं वो भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लोगों को देश के कई राज्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किस तरह से नदी तालाब में तब्दील होता हुआ जो शहरी इलाका है वो नजर आ रहा है और लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। तो राजस्थान की तस्वीरें देखी और उड़ीसा का भी हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ के हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर ए गोपी कृष्ण और तत्कालीन एक्साइज डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से इन अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश की थी और उसके बाद इन दोनों अधिकारियों पर गाज गिरी है। तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर ए गोपी कृष्ण और तत्कालीन एक्साइज डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ पर इन दोनों अधिकारियों के घर पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापे भी मारे थे। तो अब ये जो आबकारी नीति को लेकर और जो घोटाले को लेकर बात चल रही है उसमें एक के बाद एक अब कार्रवाई होती नजर आ रही है और हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो आमने सामने है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है और बदले में न सिर्फ उनके ऊपर लगे सीबीआई, ईडी के केस बंद हो जाएंगे बल्कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बना देगी। आइए इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मेरे पास मैसेज आया कि दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के, सीबीआई के केस चल रहे हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा और दूसरा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहां पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में। आम आदमी पार्टी तोड़ो, बीजेपी में आओ, सीबीआई, ईडी के केसों से मुक्ति और बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन जाओ। मनीष सिसोदिया का दावा है कि बीजेपी की तरफ से यह संदेश भिजवाया गया था लेकिन उन्होंने नकार दिया। हालांकि जब सिसोदिया से उस बीजेपी नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा नाम नहीं बताया। जो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज दिया उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं। जयंत पांड्या जी को भी हमने ही ज्वाइन कराया था। बीजेपी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी का ये जितना एक्ट है, जितने डायलॉग्स हैं, ये एक बार और सिद्ध कर रहा है कि वो सच में इस अपराध में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। देखो, ये लोग ढोंगी लोग हैं, ये लोग झूठ की हर लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और ये समझते हैं कि जनता जो है ना कठपुतली है। दिल्ली के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं
और मैं समझता हूं कि ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। वैसे एक्साइज पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार के मामले में घिरते मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल डटकर खड़े हैं। जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, ये होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी को लगता है कि जिस चक्रव्यूह में वो फंसी है उससे निकलने का एक ही तरीका है, गुजरात चुनाव में अच्छा प्रदर्शन। लिहाजा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब जहां तक बात है गुजरात की राजनीति की, तो आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है खुद को सबसे पहले बीजेपी की टक्कर में दिखाना, लाना, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली स्तर पर तो आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले कर रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी आम आदमी पार्टी को फिलहाल इग्नोर करते हुए ही नजर आ रही है। गुजरात से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। और बात करते हैं किसानों की। एक वक्त था अदिति जबकि किसान जो है धरने पर बैठे हुए थे सीमाओं पर, उन्होंने कई मांगे की थी, कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था, सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए, ये कहना है किसानों का। और दिल्ली के जंतर मंतर पर कल एक बार फिर से किसान जुटे हैं अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने महापंचायत की और दिल्ली से लगी सीमा पर काफी जाम भी लगा। किसानों का कहना है कि एमएसपी का जो वादा था वो पूरा नहीं किया गया। बिल्कुल, कर्जे माफ नहीं हुए, किसान ये भी कह रहे हैं। लखीमपुर के कातिल घूम रहे हैं, उनका ये कहना है। और अब किसान ये भी याद दिला रहे हैं कि अगर सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया तो वो फिर से आंदोलन के लिए तैयार है। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर महापंचायत। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों के किसान तपती गर्मी में आज जुटे। बड़ी तादाद में महिलाएं और बुजुर्ग भी आए। सब के सब सरकार से खफा दिखे। सुई से लेके जहाज तक जो भी चीज बनती है तो वो चीज बनाने वाला है, उसका रेट तय करता है कि मेरा कितना खर्चा हुआ है और कितना प्रॉफिट चाहिए मेरे को। एक किसान है जो उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है फसल उगाने में, तो उसका जो रेट है वो तय कौन करता है? किसान खुद नहीं कर सकता, उसका रेट तय करता है जहाँ जिसको यही नहीं पता कि किसानी में एक किले में कितना बीज पड़ता है, क्या कैसे होती है किसानी। हम लोग जो है इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इस धोखेबाज सरकार को, किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार को सबक सिखा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इससे पहले किसानों के जंतर मंतर आने को लेकर पुलिस दिल्ली से लगी सीमा पर अलर्ट दिखी। नतीजा ये हुआ कि हर जगह लंबा जाम लग गया। कई जगहों पर एम्बुलेंस तक ट्रैफिक जाम में फंसी रही। पुलिस सिंधु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की गाड़ियों को रोककर जांच करती नजर आई। इस वक्त मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर और यहाँ पर जो किसान आ रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस रोक रही है। आप देखें कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये हरियाणा की ओर से आ रही हैं और दिल्ली पुलिस इनको रास्ते में ही रोक रही है। जंतर मंतर पर पंचायत होनी है, लेकिन ये लोग पंचायत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इनको सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर रोक लिया है। इन सारी रुकावटों के बावजूद हजारों की तादाद में किसान जंतर मंतर पहुंचे। उनकी शिकायत है कि सरकार ने वादा खिलाफी की। अगर हमने एमएसपी की गारंटी की बात की, वो खेतीबाड़ी मंत्री जी मुकर चुके हैं कि हमने तो कभी बात ही नहीं की इसके ऊपर।
इन्होंने कहा कि हम किसानों के मुकदमे वापस लेंगे, वो अभी तक लटक रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिजली शोध बिल नहीं लेकर आएंगे, वो भी ले आए। इन्होंने कहा कि लखीमपुर के जो दोषी हैं उनको सजा देंगे, और वो भी अभी लटक रहा है बीच में। अजय मिश्रा टैनी के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है मैं सुप्रीम कोर्ट की, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो फिर मतलब क्या, इन सब को लेकर राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन देने की प्रयास करें। हालांकि इस महापंचायत से कई किसान नेताओं ने दूरी बनाए रखी। राकेश टिकैत और दर्शन पाल जैसे कई नेता यहाँ नहीं दिखे। बावजूद किसानों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आई। किसान जिसको बुलाना था वो आए हैं, और ये जो किसान नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। 80 किसान संगठनों के नेता आए हुए हैं। हमने कहीं दावा नहीं किया कि यहाँ पर किसान नेता आएंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर 1 साल से अधिक आंदोलन चला था। बाद में जब पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने नवंबर में इस बिल को वापस लेने का ऐलान किया, तो किसानों ने आंदोलन वापस लिया। अपनी मांगों को लेकर किसान जंतर मंतर पर जुटे। किसान सरकार से नाराज हैं, गुस्से में हैं। इनको लगता है कि किसानों के साथ सरकार ने वायदा खिलाफी की। उम्मीद है सरकार इनकी बात सुनेगी और हालात को पिछली बार की तरह अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहेगी। नई दिल्ली में मुकेश सेंगर और कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और कल जब किसान महापंचायत कर रहे थे, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित विशेष जो कमेटी है उसकी पहली बैठक भी हुई है, और समिति के एक सदस्य ने ये जानकारी भी दी कि एमएसपी पर समिति ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किए, और अब 4 ग्रुप्स जो है जया वो भी बनाए गए हैं। और केंद्र सरकार ने फसलों के मूल्य को लेकर किसान संगठनों की आपत्तियों के मद्देनजर इस समिति का गठन किया है, लेकिन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है। देखते हैं ये सरकार और किसानों के बीच जो तनातनी चल रही है वो कब दूर होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बात करते हैं, जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के धरने पर टिप्पणी की है। उन्होंने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का इंसान बताया और आपत्तिजनक भाषा का भी यहां पर इस्तेमाल किया है। ये बयान अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर कार्यालय में अपने समर्थकों के बीच दिया। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से वो मीडिया कर्मी पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में एक बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरियागंज इलाके में एक 8 साल की बच्ची की रेप और हत्या के आरोप में 36 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची का 5 अगस्त को अपहरण कर लिया गया था और यमुना खादर से 18 अगस्त को बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक पेशे से कसाई रिजवान ने बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी थी और पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर भी वार किए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी की बच्ची की मां से पहचान थी। बच्ची ने अपनी मां और आरोपी को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद आरोपी ने अपहरण कर बच्ची की हत्या कर दी। हत्या के पहले उसने बच्ची का रेप भी किया। पुलिस इस मामले में बच्ची की मां की भूमिका की भी जांच कर रही है। और राजधानी दिल्ली से डबल मर्डर की खबर मुंडका इलाके के बक्करवाला से, जहां पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। घायल शख्स का इलाज अस्पताल में फिलहाल जारी है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जया, कहीं ना कहीं
ये हैरानी होती है कि देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं और इस पर कोई काबू नहीं है अपराधियों पर। मुंडका इलाके के बक्करवाला में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीघापुर में 2 अनाथ बच्चों ने मुख्यमंत्री से मदद की अपील की है। इन बच्चों के पिता की मौत बीते साल 2021 में कोरोना की वजह से हो गई थी। पिता सरकारी में नौकरी में थे, लेकिन अब तक पेंशन नहीं मिल पाई है। और इन बच्चों की मां की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी है और अब पिता की मौत के बाद से इन बच्चों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। ऊपर से पेंशन के पैसे नहीं मिलने से इन बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ गया है। ये स्कूल नहीं जा पाते हैं। अपनी बदहाली बताते हुए इन बच्चों ने एक वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिले के डीएम ने बच्चों को बुलाकर उनसे बात की और 48 घंटे में सभी सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ ही डीएम ने जांच करवाकर दोषी बाबू और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। मेरा नाम विराट मिश्रा, ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम परिंग मिश्रा है। हम लोग उन्नाव बीघापुर में रहते हैं और मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे। उनकी मृत्यु के बाद हमारे पास उनकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। हमारी पढ़ाई लिखाई में बाधा आई और हम लोग कोई खर्चा भी नहीं चल रहा है। हमारी मुख्यमंत्री योगी जी से ये निवेदन है कि जिस बाबू ने हमारी पेंशन रोक के रखी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू हो सके। इसमें किस स्तर पर विलंब रहा है, हम लोगों ने परीक्षण किया है। इसके लिए टीम गठित करके हम 2 दिवस के अंतर्गत जो उत्तरदायित्व है निर्धारित करते हुए हम कार्रवाई भी करते हैं। तक से कार्यादेश जारी हो चुका है। इनका पूर्व में ही नकदीकरण का भुगतान हो चुका है और बीमा का, पेंशन की इनकी धनराशि रुकी हुई थी। संरक्षक जो है ये मार्च में इनके नाना जो हैं रमाकांत द्विवेदी जी वो घोषित हो चुके थे। तो तदुपरांत पत्रावलियों में कहाँ विलंब रहा है, हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए और 2 दिवस के अंतर्गत इनके खाते में पेंशन भी आने लगेगी। आज मेरे द्वारा स्वयं बच्चों और उनके जो संरक्षक हैं उनसे वार्ता भी की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 साल बाद एक बच्ची जो लापता थी कैसे लौटी। दरअसल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कई बार बड़ा फायदेमंद भी साबित हो सकता है। मुंबई में अंधेरी पश्चिम से साल 2013 में पूजा नाम की एक 7 साल की बच्ची लापता हो गई थी। अंधेरी के ही एक परिवार ने उसका अपहरण कर अपनी बेटी बनाकर रख लिया था और 9 साल बाद जब पूजा को पता चला कि वो उनके असली माता पिता नहीं है तो उसने सोशल मीडिया पर तलाश शुरू की और लापता होने की पुरानी पोस्ट मिलते ही उस पर लिखे नंबर के जरिए अपने घर वापस आने में वो सफल हो गई। पूजा की कहानी सुनकर अब मुंबई के दूसरे लापता बच्चों के परिवार वालों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं और उन्होंने फिर से अपनों की तलाश तेज कर दी है। पूजा गौड़ पूरे 9 साल बाद घर लौट पाई। उसकी वापसी की कहानी हैरान करने वाली है, लेकिन ये कहानी उस जैसे दूसरे लापता बच्चों के परिवार वालों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है। बांद्रा के कमर आलम खान ने 2010 में नाला सुपारा से लापता अपनी बेटी मुस्कान की एक बार फिर से तलाश तेज कर दी है। मुस्कान की मां नूरू सबा खान याद करती हैं कि उस दौरान पुलिस ने उनकी बच्ची खोजने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ली थी। एक पेड़ है नाला सुपारा में, चौकी के सामने ही, बरका या पीपल का, उसी पेड़ के पास में बैठ के सारा दिन इंतजार करती। तो 3-4 बजे फिर साहब आते, उनसे मिलती, फिर मैं वहाँ से आती। ये नाला सुपारा वाली पुलिस 3 महीना तक मैं रोज जाना आना करती। कभी 2 दिन से कभी 4 दिन से। उसके बाद मैं बीमार रहने लगी तो मैं जाना आना कम कर दी। पेशे से वेल्डर पिता कमर आलम खान ने पुलिस और प्रशासन का जमीर जगाने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री को अपनी खून से चिट्ठी लिख गुहार लगाई थी। थोड़ी हलचल हुई, लेकिन फिर से भी भूल गए। अब पूजा की कहानी से 12 साल बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है। अब वापस से वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही पकड़े हुए हैं और कोई दूसरा रास्ता तो बचा नहीं है हमारे पास। पोस्टर वगैरह वापस जगह जगह लगाते हैं। 7 साल का कृष वर्मा साल 2012 में सांता क्रूज पश्चिम में गंजदर बांध इलाके से अपने घर के पास से अचानक लापता हो गया। पिता राजेश वर्मा ने कभी पुलिस के साथ तो कभी खुद बहुत तलाश की, फिर थक हार कर बैठ गए। लेकिन अब पूजा की वापसी के बाद एक बार फिर उम्मीद की किरण देखी है। सर कोई ऐसा एरिया नहीं है, जहाँ जहाँ पुलिस वाले ने बोला, जहाँ जहाँ हमारा रिलेशन था सब जगह गए। पंडित मौलाना सबके पास गए। सब लोग यही बोले कि आपका बच्चा जहाँ भी है सही सलामत है, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन वो अभी कभी आएगा ये हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन आपका बच्चा आएगा। मिला नहीं अभी तक मिला नहीं है। तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो 24 घंटा वाला रखते हैं ना कि मिसिंग केस है, 24 घंटा हो जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे, तो प्लीज ये 24 घंटा मत डालो।
तुरंत कार्रवाई करो, क्योंकि वो बच्चा है, वो सामान नहीं है। सामान जाता है तो मिल जाता है सर, या सामान हमारे पास नहीं है उसके बिना हम जी जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा खोता है ना, और 24 घंटा का इंतजार करने के बाद फिर आप रिपोर्ट लिखते हो, उसके बाद ढूंढते हो, नहीं मिला, आप तो सॉरी बोल देते हो कि हमने अपने तरफ से किया। लेकिन जिसका खोता है सर ना, वो हर रात हर दिन सुबह तरसता है। पूजा की वापसी की कहानी ने मुंबई पुलिस में भी एक उत्साह पैदा किया है। मुंबई पुलिस आयुक्त ने सभी पुलिस थानों को अपने अपने इलाकों में ऐसे बच्चों की तलाश में तेजी लाने का आदेश दिया है। हम एक ड्राइव घेणार आहोत। हम एक ड्राइव लेने वाले हैं। बच्चों में ऐसे अनेक छोटे बच्चे और बच्चियां होंगे जो अपने माता पिता से दूर हो गए होंगे और किसी के घर या दुकान में काम कर रहे होंगे। हमने हमारे हवलदार और अधिकारियों को सूचना दी है कि वो ऐसे सभी बच्चों का पता करें कि वो अपने माता पिता के साथ ही हैं या दूसरे किसी के साथ, और अगर वो भाग कर आए होंगे या भगा कर लाए गए होंगे तो हम उनका पता लगाकर फिर उन्हें उनके घर वालों से मिला देंगे। मुंबई में लापता होने वाले छोटे बच्चों की बड़ी संख्या है। साल 2022 में जनवरी से जुलाई महीने तक 1129 छोटे बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 718 बच्चे पुलिस की मदद से या खुद वापस अपने परिवार के पास आ गए, लेकिन 411 अब भी लापता हैं। मुंबई की सघन आबादी में ऐसी कई अंधेरी गलियां हैं जहां से छोटे बच्चे लापता हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। लिहाजा जो रहने वाले परिवार हैं उनके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन अब अंधेरी की पूजा गौड़ की वापसी के बाद ऐसे परिवारों के चेहरे पर भी एक उम्मीद की किरण दिखी है और एक रोशनी दिखाई दी है कि शायद उनका भी जो बिछड़ गया है, जो लापता हो चुका है, शायद वो वापस लौट आए और फिर से इन अंधेरी गलियों में एक रोशनी आए। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में कूटनीति का नक्शा भी बदल रहा है। जिस ईरान पर एक दौर में अमेरिका, यूरोप ने प्रतिबंध लगाया था, उसके साथ फिर तेल सौदों की बात अब शुरू हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया से चला तेल फिर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों को ठंडा कर देगा। ईरान के निर्यात पर रोक हटाने के लिए ईरान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच बातचीत निर्णायक दौर में चल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या यूरोप और अमेरिका फिर से ईरान से तेल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं? यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर कच्चे तेल और गैस के निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में करीब 5 महीने तक उथल-पुथल रही। इससे निपटने के लिए अब ईरान को साथ लेने की बात हो रही है। 2015 के ईरान एटमी समझौते को पुनर्जीवित करने की कवायद निर्णायक मोड़ पर है। इस डील के तहत ईरान अगर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को घटाने पर राजी होता है तो इसके एवज में उसे प्रतिदिन 40 से 50 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल का निर्यात करने की अनुमति मिल सकती है। साथ ही ईरान के 17 बैंकों और करीब 150 संस्थाओं पर लगा प्रतिबंध भी हट जाएगा। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने सोमवार को कहा, अमेरिका इसी हफ्ते इस समझौते पर सकारात्मक फैसला कर सकता है, जबकि तेहरान इसे अपने वैध अधिकारों की वापसी की तरह पेश कर रहा है। तेहरान एक स्थायी समझौता चाहता है जो तेहरान के वैध अधिकारों को संरक्षित करेगा। पूर्व विदेश सचिव शशांक कहते हैं, इसका भारत को भी फायदा होगा। JCPOA साइन हो जाता है, जिसकी उम्मीद नजर आ रही है, तो एकदम से ईरानियन ऑयल जो है वो मार्केट में आएगा। शुरू में 1 मिलियन बैरल की बात चल रही है, फिर आगे जाके कह रहे हैं कि 40 मिलियन बैरल्स तक जा सकता है डेली। और साथ में जो ऑयल और गैस की अवेलेबिलिटी होगी और गैस पाइपलाइंस और ऑयल पाइपलाइंस अगर आ सकती हैं तो हम समझते हैं इतना फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बहुत लंबी जर्नी है। तो लंबी जर्नी है। फौरी तौर पर इमीडिएट इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि क्रूड ऑयल की उपलब्धता बढ़ेगी जी, तो कच्चे तेल की कीमतें सॉफ्टन होंगी और जो एक हाई लेवल पर रही हैं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, उसमें नरमी आएगी। उसमें नरमी ज़रूर आएगी, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है उन्होंने दाम बढ़ा रखे हैं। इस कवायद की खबर से ही सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स एक समय गिरकर $92 के आसपास पहुंच गया, जो पिछले 6 महीने में सबसे कम है। 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील को ऐसे वक्त पर रिवाइव किया जा रहा है
जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस से तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद वो अब भी 94 से $95 प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। जाहिर है अगर ईरान पर लगी पाबंदी को हटाया जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का स्वरूप बदलेगा और कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट हो सकती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भोपाल में कई सालों बाद इतनी बारिश हुई है कि ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। लेकिन इससे सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वहां की बिजली व्यवस्था पर पड़ा है। कई घंटों से शहर में बिजली नहीं रही। बाद में जब बिजली बहाल हुई तो सिर्फ 25% इलाकों में ही आ पाई और अभी भी वहां पर स्थिति अच्छी नहीं है। कई घंटों से बिना बिजली के रह रहे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बावड़िया कला में तो 48 घंटों से बिजली नहीं है। भोपाल में महज 12 घंटों में 6.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और शारिक जो शहर की बड़ी झील है उसकी तस्वीरों भी सामने आई हैं जिसमें बोट क्लब बड़ी लहरें उठ रही हैं और क्रूज बोट जो है वो भी डूब गई। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, बिजली की भारी किल्लत वहां पर झेलने को मिली, आपसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा था, इस वक्त क्या स्थिति है? अदिति, हालात बहुत खराब है। लगातार 36 घंटे बारिश हुई है भोपाल में और 14 इंच से ज्यादा पानी बरस चुका है। लेकिन ये कोई वजह नहीं होती है क्योंकि आप सोचिए कि लगभग 24 घंटे में बिजली के आधे फीडर भी सुधर नहीं सके हैं। जो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हमें बताया कि 49 साल बाद ऐसा हुआ है कि 95%, यानी सिर्फ 5% बचते नहीं तो पूरा शहर डूबा हुआ था अंधेरे में। 95% फीडर से बिजली सप्लाई ठप हो गई और मैं जहां रहता हूं लगभग 48 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर लाइट अभी तक बहाल नहीं हुई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि फीडर के पास और जहां बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एक सबस्टेशन, वहां पानी भर गया है, लेकिन सुबह तक वहां कोई भी पानी नहीं था क्योंकि रात से बारिश नहीं हुई है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री, सारे लोग दिन भर वीवीआईपी मेहमान, क्योंकि कल यहाँ गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे, उनकी अगवानी में लगे हुए थे। बिजली विभाग का एक बड़ा महकमा, बड़े स्तर पर कर्मचारी उनकी अगवानी में लगे हुए थे और शहर की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। और यही वजह थी कि देर रात तक भी शहर के आधे से ज्यादा फीडर सुधरे नहीं है, बिजली नहीं है। इसके अलावा 14.5 लाख की आबादी 21 घंटे से बिना बिजली, बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के रही है। और जो बाकी दिक्कतें बरसात के साथ आती हैं वो हुई हैं। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं जहां शमशान बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गए हैं, पानी के बीच चिताएं जली हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से जो चलता हुआ सिस्टम हो डिप्रेशन में बदलकर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ होता हुआ रविवार से दमोह और सागर के बीच में ठहर गया था और इसलिए इसका सबसे ज्यादा असर भोपाल के आसपास हुआ है। लेकिन इस तरह की मेंटेनेंस के नाम पर आप जब साल में कई बार बिजली काटते हैं आधे आधे दिन तक और उसके बाद बरसात में ये हो कि पूरा एक शहर 2 दिनों तक लगभग अंधेरे में डूब जाए, ये अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली बात है। अनुराग, मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्या बारिश होने की और आशंका है या फिर अब मौसम में सुधार होगा? देखिए, अब जो यहाँ से इंदौर की तरफ आज रेड अलर्ट है, भोपाल में ऑरेंज अलर्ट है, तो आज यहाँ बारिश हो सकता है कि दोपहर के बाद बारिश बंद हो जाए और कल से हालात सुधरे। लेकिन जो मध्य प्रदेश के और सीमावर्ती इलाके हैं, खास करके राजस्थान से लगे हुए, वहां तेज बारिश हो सकती है। जी अनुराग, क्या बिजली को लेकर कुछ और स्थिति साफ हो पाई है? क्योंकि आप जिस इलाके में है वहां पर भी अगर 48 घंटों से बिजली नहीं है तो क्या अगले कुछ घंटों में आने की कोई उम्मीद नजर आ रही है, कोई ऐसी सूचना कि अब जल्दी ठीक हो जाएगा? यही सबसे अचंभित करने वाली बात है दीदी, क्योंकि हर 4 घंटे में बिजली विभाग की तरफ से एक मैसेज जरूर आता है कि उनके कर्मचारी लगे हुए और हालात सुधार लिए जाएंगे, लेकिन 48 घंटे बीत चुके हैं। बिजली विभाग ने ये जरूर किया कि कल देर रात में जब अमित शाह के जाने के बाद मुख्यमंत्री हेडक्वार्टर पहुंचे वहां पर, या बिजली मंत्री पहुंचे हैं जहां पर बेचारे जो कर्मचारी थे वो दिन भर काम कर रहे, तो उनकी तस्वीरें जरूर ट्वीट की गई हैं ताकि ये दिख सके कि सरकारी तंत्र काम कितना कर रहा है। लेकिन सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा, काम सिर्फ कर्मचारी कर रहे हैं
और विद्युत विभाग की ये हालत है कि 25 साल में अभी तक उसमें एक भी भर्ती नहीं हुई है। 80% से ज्यादा वो सिर्फ ठेके के कर्मचारियों के बूते चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में हालात ये हों और वहां पर सिर्फ आयोजन ही होते रहे तो उसमें आम आदमी को कैसे भुगतना पड़ता है। अदिति, जब हम लोग आपसे बात कर रहे थे अभी जब शो शुरू हो रहा था तो आप बता रही थी आप भी उसी राज्य से आती हैं और भोपाल में आपके घर के बाहर भी घुटने भर पानी जमा है। अदिति बता रही थी कि उनके घर के बाहर खुद घुटने भर पानी जमा है। अनुराग, अदिति। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर हम बड़ी झील की जो तस्वीरें देख रहे हैं उस तरह की स्थिति भी अनुराग पहले देखने को नहीं मिली कि एक क्रूज बोट जो है वही डूब जाए। तो मैं वहां की स्थिति भी समझना चाह रही हूँ कि इस वक्त पानी के स्तर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है। देखिए, जो क्रूज बोट की तस्वीरें कुछ चैनलों ने दिखाई थी, यकीनन बोट क्योंकि वो किनारे पर था, लगभग वहां 12 फीट पानी है, तो बोट डूबा नहीं था। उसका एक हिस्सा पानी की तरफ झुक गया था क्योंकि 16 टन वजनी ये लेक प्रिंसेस बोट है और तेज हवा से जब लहरें उठी तो इसका जो लोहे का प्लेटफॉर्म है ये डैमेज हो गया था और इस वजह से इसके पिछले हिस्से में पानी भर गया था। तो लगभग 72 घंटे तक इसका 1 मीटर का हिस्सा पानी के भीतर रहा, लेकिन वो चूंकि वैसे भी रस्सियों से बाहर से बंधा रहता है, मोटी मोटी रस्सियों से, तो वो डूबा नहीं था। आज हैदराबाद की एक टीम आई है जो इसका मेंटेनेंस करेगी। जहां तक आप पानी की बात कर रही हैं अदिति, अगर भोपाल की बात करें तो लगभग इस सीजन में 66 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि इस सीजन के कोटे में जो पूरा सीजन होता है सितंबर तक लगभग 42 इंच बारिश होती है, तो लगभग 23% से ज्यादा बारिश यहाँ पर हो चुकी है। पर अब उम्मीद की जा रही है कि अब शायद अगस्त में एक दौर और बारिश का, लेकिन हल्की बारिश का आएगा और सितंबर में 1-2 दौर बारिश के आएंगे। तो इस तरह के जल प्रलय की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, अभी सारे जो डैम है यहाँ पर, कलिया सोदो, केरवा डैम हो, सबके गेट खुले हुए हैं, पानी वहां से निकाला जा रहा है। जहां तक बिजली की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि जो 33 केवी क्षमता और 11 केवी क्षमता की लाइनों पर कई जगह पेड़, होर्डिंग्स, ट्रांसफार्मर्स खराब हो गए और इसकी वजह से 484 में से लगभग 95% फीडर से बिजली सप्लाई बाधित रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली नहीं आई है। बहुत संक्षेप में अनुराग, 48 घंटे से बिजली नहीं है, गर्मी का मौसम गया नहीं है, बारिश हो रही है तो उमस होगी, ऐसे में रात भर लोगों ने जागकर गुजारा होगा, जिसमें शायद आप भी होंगे। संक्षेप में। बिल्कुल बिल्कुल शारिक, और सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ। आप सोचिए कि यहाँ की आपदा व्यवस्था कैसी होती है कि हमारे पीछे ये कॉलोनी है जहाँ पर बोट लाने की व्यवस्था की गई, लेकिन जब उस बोट को तैयार किया गया तो वो बोट शुरू ही नहीं हुई और उसको चप्पू से चलाकर उसमें से वहां लगभग 65 लोगों को निकाला गया है। तो हालात तो ये है और आपदा व्यवस्था कैसी है आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो जिस तरह से अनुराग बता रहे हैं कि ये बात तो है कि बहुत सालों बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन ये भी है कि प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसकी भी नाकामी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मुस्तैदी से अगर काम किया जाता तो कम से कम बिजली की बहाली कई घंटों पहले वक्त पर हो सकती थी और लोगों को थोड़ी कम मुसीबत उससे होती, क्योंकि पहले ही इतनी बारिश से लोगों की मुसीबतें काफ़ी बड़ी हुई हैं। और अब शारिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भोपाल, उज्जैन, रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, इन सभी जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, क्या लिखा है वो बताते हैं। शहर के बिगड़ते हालात पर राज्य के मुख्यमंत्री के दफ्तर की ओर से जो ट्वीट है उसमें लिखा, मुख्यमंत्री ने विद्युत मंडल के कर्मचारियों द्वारा अति वर्षा से उत्पन्न विद्युत समस्याओं को हल करने के लिए तत्परता से की जा रही कार्रवाई का सिविल लाइंस क्षेत्र में अवलोकन किया और विद्युत मंडल के कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह स्टेट की सिचुएशन रूम मंत्रालय से जिलों के कलेक्टरों से अधिक वर्षा की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कलेक्टर्स को जनता की सहायता के लिए आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। और वहीं अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं निशाना साध रही है सरकार पर। कमलनाथ ने बिगड़ते हालात पर ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बिजली संकट के कारण जनता को जल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। अफसोस की बात है कि ये स्थिति प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, बाकी प्रदेश की स्थिति खुद समझी जा सकती है। यह भाजपा सरकार के 18 वर्ष के स्वर्णिम विकास व तमाम दावों की हकीकत। बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है कि मध्य प्रदेश की राजधानी के अधिकांश हिस्सों में रात भर से बिजली गायब है। भोपाल घंटों से अंधेरे में डूबा है। जनता हाहाकार कर रही है, परेशान है, सुनने वाला कोई नहीं है। सारे जिम्मेदार मैदान से गायब हैं, आयोजनों में व्यस्त है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया, कहा गया, भारी बारिश से तरबतर भोपाल, बिजली गुल, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त, सरकार अमित शाह की चाकरी में व्यस्त, अशुभ और अमंगल राज शिवराज का जंगल राज।
और कई राज्य हैं इस वक्त जो भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब दूसरे मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी नजर आया। हापुड़ में गंगा का जलस्तर येलो अलर्ट के निशान से 25 सेंटीमीटर अब सिर्फ नीचे रह गया है। शारिक, साथ ही गंगा नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी लोगों की खेतों तक पहुंच गया, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। साथ ही खादर क्षेत्र में रहने वाले लोगों में परेशानी बढ़ गई है। फसलों के नुकसान से किसान परेशान हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है। अस्थायी चौकियां भी बनाई गई हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके गांव में? बाढ़ आ गई जी। अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों को? खेती हुई जी, 20 बीघा गन्ना बोया, मर गया। तो कोई अधिकारी आके तुमसे पूछा किसी ने अब तक? नहीं पूछा जी। हाँ, मैं देख के चले जा, मैं चले जा। कितना नुकसान तुम मान रहे हो? 2 लाख रुपए का जी। हमारे जो बाढ़ प्रभावित 10 गांव गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं और उसमें लगातार निगरानी की जा रही है। 5 बाढ़ चौकियाँ हमने बना रखी हैं। हमारे गोताखोर और नाविक पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पल पल की खबर ली जा रही है। अभी सामान्य स्तर है, जल का कोई खतरे की बात नहीं है। कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर हम पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं। हाँ, लगातार हमारे द्वारा जो क्षेत्रीय नागरिक हैं और श्रद्धालु आते हैं उनको समय समय पर अनाउंस करके सचेत किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के कोटा और बारां के आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से हुई भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। कोटा में बैराज से छोड़े गए पानी के कारण निचले इलाके डूब गए। बैराज से अब तक 2.76 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। बूंदी और कोटा जिले में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। राज्य के कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, कोई एक राज्य नहीं है जहां पर स्थिति खराब है। कई राज्य हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसमें से ओडिशा भी एक है। पिछले कुछ दिनों से वहां पर भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और 8 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर भी जाने को मजबूर होना पड़ा है। बारिश की वजह से राज्य की बिजली और पानी आपूर्ति बाधित हुई है। इसके अलावा सड़क के बुनियादी ढांचे को भी कई जगह नुकसान पहुंचा है। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए। वहां जो 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए। बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर भोपाल से, आफत की बारिश, बत्ती गुल, जलमग्न शहर। नंबर 2 पर अब सिसोदिया को बीजेपी के ऑफर के दावे पर संग्राम। नंबर 3, राकेश टिकैत 2 कौड़ी के आदमी, अजय मिश्रा टेनी ने कहा। नंबर 4 पर साथ कोई ना आए तो अकेला चलूंगा, राहुल गांधी ने कहा। और आखिर में 24 अगस्त से फिर से भारतीयों को चीन देगा वीजा।